यूनिसेफ की रिपोर्ट बताती है कि रिसर्च से यह प्रमाणित हुआ है कि किसी गर्भवती महिला की एप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन शिशु के ऊपर सकारात्मक प्रभाव डालता है। आयरन और कैल्शियम इन दोनों को एक साथ नहीं लेना है। इन दोनों के सेवन में कम से कम 2 घंटे का अंतर रहे। दूसरा है आयोडीन युक्त आहार जरूर ले, क्योंकि आयोडीन गर्भस्थ शिशु के ब्रेन सेल्स की ग्रोथ के लिए एक खाद का काम करता है। नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल लेट्स नो में एक बार फिर से मैं जयदेश जोसेफ आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपके लिए हम लेकर आए हैं बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट से संबंधित कुछ लर्निंग सेशंस। अभी तक हम 2 वीडियो जारी कर चुके हैं, जिसमें हमने होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए ECCED का क्या महत्व है और 1000 डेज में गर्भवती महिला की देखभाल किस तरह से की जाती है, इसके संबंध में हमने पिछले वीडियोज में देखा। उस वीडियो में हमने ये भी जाना था कि बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट जन्म के बाद से नहीं, परंतु उसके गर्भकाल में रहते समय से ही शुरू हो जाता है और तभी से वो सीखना भी शुरू कर देता है। इसीलिए सर्वांगीण विकास यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जो प्रारंभिक 1000 दिन है, उनमें गर्भकाल के 270 दिन शामिल है। इसलिए निसंदेह ही गर्भवती महिला की देखभाल और उसका पोषण बच्चे के विकास को प्रभावित करता है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एक गर्भवती महिला का खान पान यानी कि उसका न्यूट्रिशन कैसा होना चाहिए। हमें पूर्ण विश्वास है कि ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगा और आपके लिए उपयोगी रहेगा। यूनिसेफ की रिपोर्ट बताती है कि रिसर्च से ये प्रमाणित हुआ है कि किसी गर्भवती महिला की एप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन उसके गर्भस्थ शिशु के ऊपर सकारात्मक प्रभाव डालता है और ऐसे बच्चे जब वयस्क होते हैं तो उनका शिक्षा, उनका स्वास्थ्य, उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी सामाजिक स्थिति और उनकी बौद्धिक कुशलताएं बेहतर रही है। यानी कि माता का स्वास्थ्य, माता की मानसिक स्थिति और उसका माता का वातावरण ने गर्भस्थ शिशु के विकास के ऊपर प्रभाव डाला है। तो इस वीडियो सेशन में हम समझते हैं कि गर्भस्थ शिशु के विकास को माता का न्यूट्रिशन, माता का पोषण किस तरह से प्रभावित करता है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं हम कि गर्भ में बच्चे की ग्रोथ कैसे होती है, ताकि हम न्यूट्रिशन के महत्व को समझ सकें। किसी गर्भवती स्त्री के गर्भकाल की मॉनिटरिंग 3 स्टेजेस में की जाती है, जिसे हम ट्राइमेस्टर कहते हैं। प्रत्येक ट्राइमेस्टर 3 महीने का होता है। तो आइए देखते हैं प्रत्येक ट्राइमेस्टर में बच्चे की ग्रोथ कैसे होती है। प्रथम त्रैमास, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। इस ट्राइमेस्टर के अंत तक बच्चे का बेसिक स्ट्रक्चर बन चुका होता है। उसकी रीढ़ की हड्डी, उसके ब्रेन और नर्वस सिस्टम का निर्माण प्रारंभ हो चुका होता है। दिल और धमनियां, आंख, नाक और कान और पैर और हाथ का बनना शुरू हो चुका होता है। 1.5 से 2 माह के मध्य उसका दिल भी धड़कना शुरू हो चुका होता है। तीसरे माह के अंत तक यह 3 इंच का बच्चा पेट में हलचल कर अपनी उपस्थिति देने लगता है। द्वितीय त्रैमास यानी कि सेकेंड ट्राइमेस्टर। इस ट्राइमेस्टर के प्रारंभ में हम बच्चे की दिल की धड़कन को आसानी से महसूस कर सकते हैं। आंख, नाक, कान, हाथ और पैर की उंगलियां आकार ले चुकी होती है। आवाज के प्रति वो रिस्पॉन्ड करता है, अपना अंगूठा चूसता है और 10 से 8 इंच का होकर बच्चा जब बोर होता है तो उबासी भी लेता है और पैर से किक भी मारता है। तृतीय त्रैमास, थर्ड ट्राइमेस्टर। 7 माह के पूर्ण होते होते बच्चे के सारे आंतरिक और बाहरी अंग विकसित हो चुके होते हैं। ब्रेन की सारी कोशिकाएं बन के तैयार हो चुकी होती है। उसका नर्वस सिस्टम पूरी तरह से बन चुका होता है और बच्चा लगभग अपना पूर्ण आकार ले चुका होता है। और 9 माह के अंत तक यह बच्चा 18 इंच और 3 किलो वजन का होकर अपने नए पर्यावरण में आने के लिए तैयार हो जाता है। इन 3 स्टेजेस को मजबूत बनाने के लिए हम समझते हैं कि पोषण क्या होता है, न्यूट्रिशन किसे कहते हैं और ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, पोषक तत्व क्या होते हैं। देखते हैं कि पोषण क्या है, न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जो बच्चे के गर्भ में रहते से ही तब से शुरू होती है। उसके जन्म लेकर के वयस्क होकर के बड़ा होने के बाद उसकी मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। एक प्रक्रिया के रूप में देखें तो यह वह प्रक्रिया है जिसमें शरीर भोजन को ग्रहण करता है, उसे पचाता है और उसमें से पोषक तत्वों का अवशोषण करता है, उनका उपयोग करता है
और अनुपयोगी जो पदार्थ होता है उसको मल के द्वारा बाहर कर देता है। बस यही पोषण कहलाता है, यही पोषण की प्रोसेस होती है और इसी तरह हमारे शरीर का पोषण होता है। तो चलिए ये भी समझ लेते हैं कि एक गर्भवती महिला के लिए पोषण की आवश्यकताएं क्या होती है। हम जानते हैं कि हर एक मनुष्य को अपने दैनिक काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अपने स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए उसको भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन से ही हमें पोषक तत्व मिलते हैं। अब एक गर्भवती महिला की बात करें तो उसे सामान्य महिला से अधिक पोषण की जरूरत होती है, क्योंकि एक तो उसे अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना है और साथ ही उसके गर्भ में पल रहे बच्चे के पोषण के लिए भी अतिरिक्त भोजन की आवश्यकता उसको होती है। यहाँ एक चीज समझ लेना बहुत आवश्यक है कि गर्भकाल की छोटी सी अवधि यानी कि 40 सप्ताह या 280 दिन, इस दौरान बच्चे की ग्रोथ में हर हफ्ते कुछ ना कुछ नई ग्रोथ होती है और ऐसे समय में यदि गर्भवती महिला के पोषण में यदि कोई कमी आती है तो वो सीधे सीधे उस बच्चे के पोषण को, उसकी ग्रोथ को प्रभावित करता है। क्योंकि बच्चा अपनी माँ से प्लेसेंटा के माध्यम से सारे पोषक तत्व ग्रहण कर लेता है, परंतु यदि माता को ही पोषक तत्व कम मिलेंगे तो फिर बच्चे को भी पोषक तत्वों की कमी पड़ेगी और हो सकता है किसी त्रैमास में पोषक तत्वों की कमी के कारण उसकी रीढ़ की हड्डी कमजोर हो जाए, उसकी आंख या नाक का पूरी तरह से विकास ना हो पाए, हो सकता है उसके हाथ और पैर में कुछ विकृति आ जाए, या हो सकता है उसका दिल कमजोर रह जाए, हो सकता है ये भी कि उसके ब्रेन सेल्स की ग्रोथ प्रभावित हो जाए। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें किसी भी तरह से गर्भवती महिला के पोषण, उसके खान पान, उसकी देखभाल में जरा सी भी लापरवाही नहीं करना है। आइए हम देखते हैं कि गर्भवती महिला के भोजन में कितनी मात्रा में और कौन कौन से पोषक तत्व होना चाहिए। पोषक तत्व क्या होते हैं? स्वस्थ शरीर और स्वस्थ दिमाग के लिए भोजन में उचित पोषक तत्वों का होना बहुत जरूरी है। यदि पोषक तत्व की बात करें तो सरल भाषा में, सिंपल लैंग्वेज में, खाने योग्य वो पदार्थ जिसका सेवन करने से हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है और जो शरीर और दिमाग के संचालन को स्वस्थ और संतुलित रखता है। बस यही पोषक तत्व होते हैं। ये कुल 6 होते हैं। पहला है प्रोटीन, दूसरा है कार्बोहाइड्रेट और फाइबर्स, तीसरा है विटामिन्स, चौथा है मिनरल्स, पांचवा है फैट यानी कि चर्बी या वसा भी कहते हैं जिसे हम, और है पानी। ये सभी न्यूट्रिएंट्स हमारे भोजन में शामिल होना चाहिए। आइए देखते हैं हम इन 6 पोषक तत्वों को अपने भोजन में किस तरह से शामिल कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने आहार को संतुलित आहार यानी कि बैलेंस डाइट के रूप में बदल सकते हैं। पहला है शरीर का निर्माण करने वाले और शरीर की मरम्मत करने वाले खाद्य पदार्थ जो प्रोटीन होते हैं। हमें अपने खाने में ऐसी चीजें शामिल करना चाहिए जिसमें प्रोटीन होता हो। दूसरा प्रकार है शक्ति देने वाले, एनर्जी देने वाले फूड आइटम्स हमारे भोजन में शामिल होना चाहिए, जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स और फाइबर्स हो, जो हमें एनर्जी प्रदान करते हैं और हमारे भोजन को पचाने में भी सहायक होते हैं। तीसरा प्रकार है बीमारी से रक्षा करने वाले भोज्य पदार्थ, फूड आइटम्स। हमारे खाने में ऐसे फूड आइटम्स होना चाहिए जिसमें मिनरल्स और विटामिन्स हो। मिनरल्स और विटामिन्स हमारे शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और ये बीमारी से लड़ने की क्षमता में भी वृद्धि करते हैं। ये तीनों प्रकार के फूड आइटम्स यदि हमारे थाली में होंगे तो हम उसे कह सकते हैं कि हमारा जो डाइट है वो बैलेंस्ड डाइट है, हम संतुलित आहार ले रहे हैं और ये एक गर्भवती महिला और उसके गर्भस्थ शिशु के लिए बहुत आवश्यक होता है। ये कहना तो बड़ा आसान होता है कि हमारी डाइट बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए, परंतु उसे बनाएंगे कैसे? हमने ये भी देख लिया कि खाद्य पदार्थ 3 प्रकार के खाद्य पदार्थ होते हैं, परंतु हम ये कैसे सुनिश्चित करेंगे कि गर्भवती महिला को बैलेंस्ड डाइट और पर्याप्त मात्रा में भोजन मिल रहा है या नहीं? आइए हम उसको भी देख लेते हैं। तिरंगा थाली होना चाहिए।
यदि आपकी भोजन थाली में 3 रंग के भोजन पदार्थ हैं, जो हैं हरा, सफ़ेद और लाल या पीला, तो हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारा भोजन संतुलित भोजन है, जिसमें तीनों प्रकार के फूड आइटम्स शामिल हैं। लाल पीला रंग यानी कि दालें, नॉनवेज, चिकन, फिश, मटन, केला, आम, संतरा, नींबू, अनार आदि चीज़ें हम लाल और पीले में शामिल कर सकते हैं। सफ़ेद रंग दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स में, इसके अलावा रोटी और चावल भी इसमें शामिल है। तीसरा रंग है हरा, यानी कि हरी पत्तेदार सब्जी, मटर, पत्ता गोभी, ककड़ी आदि शामिल इसमें कर सकते हैं। तो ये थी तिरंगा थाली, जो बैलेंस डाइट को सुनिश्चित करती है। अब यदि बैलेंस डाइट ना ली जाए, गर्भवती महिला द्वारा बैलेंस डाइट ना ली जाए, तो क्या खतरे हो सकते हैं? आइए हम उसमें। सबसे बड़ा खतरा तो है कि कमजोर माता, और बैलेंस डाइट की कमी रहने से माता और बच्चे दोनों के साथ स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। जैसे खान पान की कमी होने से उचित मात्रा में प्रोटीन नहीं मिलेगा, और प्रोटीन न मिलने से बच्चे की ग्रोथ प्रभावित हो सकती है। माता का वजन कम होने से कम वजन का बच्चा और कमजोर बच्चा पैदा होने के चांसेस बढ़ेंगे। यदि कार्बोहाइड्रेट्स की कमी रही, जो कि दैनिक ऊर्जा का स्रोत है, उसकी कमी रही, तो थोड़े से ही काम में थक जाएगी महिला, और उस कार्बोहाइड्रेट्स की कमी के कारण कमजोरी रहेगी, और काफी लंबे समय तक यदि कमजोरी बनी रहेगी तो हो सकता है कि महिला का वजन कम होना शुरू हो। यदि वसा की कमी रही, फैट्स की कमी रही, फैट्स की कमी के कारण कुछ विटामिन का एब्जॉर्प्शन में कमी आ जाएगी। विटामिन और मिनरल्स की कमी से बीमारी से लड़ने की क्षमता कम हो सकती है, अंगों में कुछ विकार पैदा हो सकता है, कुछ अंगों का संचालन भी प्रभावित हो सकता है। आयरन की कमी से एनीमिया जैसी गंभीर बीमारी का सामना करना पड़ सकता है, जो बच्चे की ग्रोथ पर सीधा सीधा असर डालता है। इन्हीं खतरों के डर से अक्सर लोग मल्टीविटामिन्स के सप्लीमेंट लेना शुरू कर देते हैं, अपने मन से ही एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स लेने लगते हैं, तमाम तरह की गोली दवाइयाँ शुरू कर देते हैं। इस संबंध में WHO की भी रिकमेंडेशन है कि मल्टीविटामिन्स के सप्लीमेंट लेने की बजाय प्राकृतिक रूप से बैलेंस डाइट लेकर के पोषक तत्वों को लेना ज़्यादा बेहतर होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि गर्भकाल के दौरान गर्भवती महिला के लिए आयरन और कैल्शियम जैसे पोषक तत्वों की आवश्यकता की में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है, जिसकी पूर्ति उसके द्वारा सामान्य नियमित भोजन के द्वारा नहीं की जा सकती। इस संबंध में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2016 में एंटीनेटल केयर के संबंध में कुछ रिकमेंडेशंस जारी की थी। WHO ने भी सिर्फ आयरन और कैल्शियम, इन्हीं 2 न्यूट्रिएंट्स के सप्लीमेंट लेने के लिए रिकमेंड किया है। आयरन का 30 से 60 mg और उसके साथ में फोलिक एसिड 0.4 mg प्रतिदिन अतिरिक्त सप्लीमेंट दिया जाना है। दूसरा है कैल्शियम का 1.5 ग्राम से 2 ग्राम अतिरिक्त सप्लीमेंट प्रतिदिन दिया जाए। लोग प्राय कैल्शियम सप्लीमेंट के साथ में विटामिन डी का सप्लीमेंट भी लेते हैं, जबकि WHO के द्वारा इसके संबंध में रिकमेंडेशन है कि विटामिन डी के सप्लीमेंट की बजाय महिला के द्वारा प्रतिदिन सुबह 30 से 45 मिनट धूप सेक करके विटामिन डी का लेना ज़्यादा बेहतर होता है। इन चीज़ों के अलावा भी कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं जो हमें गर्भकाल के समय ध्यान देना चाहिए। पहला ये कि आयरन और कैल्शियम और फोलिक एसिड के अलावा कोई सा भी विटामिन या मिनरल उसका सप्लीमेंट लेना है या मल्टीविटामिन्स लेना है तो बगैर डॉक्टर की रिकमेंडेशन के नहीं लेना है। जहाँ तक संभव हो मल्टीविटामिन्स को तो बिल्कुल अवॉइड करना है, भोजन के माध्यम से ही उसकी पूर्ति करें, और यदि हम बैलेंस्ड डाइट लेंगे तो उन सारे मल्टीविटामिन्स की पूर्ति हो जाएगी। दूसरा है आयोडीन युक्त आहार जरूर लें, क्योंकि आयोडीन गर्भस्थ शिशु के ब्रेन सेल्स की ग्रोथ के लिए एक खाद का काम करता है, और इसके सबसे अच्छे स्रोत होते हैं मछली, अंडा और गाय का दूध, मिल्क प्रोडक्ट्स और आयोडीन युक्त नमक। ये भी दैनिक आवश्यकता की पूर्ति कर देते हैं। कैफीन जो चाय, कोल्ड ड्रिंक्स और कॉफी में पाया जाता है,
या दूसरे सॉफ्ट ड्रिंक्स में पाया जाता है, इनका सेवन अधिक नहीं होना चाहिए। यानी कि प्रतिदिन 1 या 2 कप, जिसकी मात्रा 300 mg प्रतिदिन से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा यह गर्भपात और कमजोर बच्चा जन्म लेने की संभावना को बढ़ा देता है। रात्रि नींद के बाद सुबह जब उठते हैं जल्दी से जल्दी नाश्ता कर लें, क्योंकि विगत रात में जो भोजन लिया था उसमें और सुबह के नाश्ते में 8-10 घंटे का अंतर हो जाता है और अधिक समय तक भूखा रहना गर्भवती महिला और बच्चे दोनों के लिए ठीक नहीं होता है। भोजन के साथ में सलाद जरूर लें, जिसमें आप गाजर, ककड़ी, टमाटर, शलजम और पत्ता गोभी के पत्ते इत्यादि को शामिल कर सकते हैं। आयरन और कैल्शियम इन दोनों को एक साथ नहीं लेना है। इन दोनों के सेवन में कम से कम 2 घंटे का अंतर रहे, क्योंकि आयरन और कैल्शियम यदि साथ में लेते हैं तो कैल्शियम आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम करता है। आयरन का सप्लीमेंट दूध के साथ कतई ना ले, क्योंकि दूध में फिर वही कैल्शियम होता है, ना ही दूध प्रोडक्ट के साथ में उसको खाया जाए, लिया जाए, क्योंकि दोनों में कैल्शियम होता है और फिर वही आयरन में एब्जॉर्प्शन में कमी आएगी। आयरन के अवशोषण के लिए अपने आहार में प्रतिदिन अचार या खट्टे फल जरूर रखें, जैसे आम, आंवला, इमली इत्यादि। खट्टे फलों में विटामिन सी होता है जो आयरन के अवशोषण में सहायक होते हैं। खाना खाने के 1 घंटा पहले और खाना खाने के 1 घंटा बाद चाय या कॉफी कतई ना लें, क्योंकि ये आयरन के अवशोषण में कमी लाते हैं। अब यदि इन सारी बातों का ध्यान रखा जाता है, गर्भवती महिला की उचित देखभाल की जाती है, उसे पर्याप्त न्यूट्रिएंट्स दिए जाते हैं, तो इस बात की संभावना अधिक हो जाती है कि महिला की डिलीवरी सुरक्षित होगी और वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देगी। पर कमजोर माता के कुछ और खतरे भी होते हैं, इसलिए अंत में एक संवेदनशील बात बताना चाहता हूँ आपको। यदि गर्भवती महिला को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है, पर्याप्त न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते हैं, तो वो कमजोर हो जाएगी। परंतु व्यवस्था इस तरह की है कि बच्चा तो माँ से सारे न्यूट्रिएंट्स लेता ही रहता है और वो अपनी ग्रोथ बनाए रखता है। ऐसी स्थिति में माता अपने बच्चे का पोषण तब तक ही करती रहेगी जब तक कि उसके खुद के जीवन मरण का प्रश्न ना आ जाए। ऐसी स्थिति में वो बच्चे को अबॉर्ट कर देती है। अगर यह स्थिति अंतिम त्रैमास के 90वें महीने में हो तो प्रसव के समय माता और बच्चे दोनों की जान को खतरा बना रहता है, और यदि यह स्थिति प्रथम 5 महीने में हो तो जीवितता की दौड़ में माँ के ना चाहते हुए भी अबॉर्शन हो जाएगा। और यदि ऐसी स्थिति 7वें से 9वें महीने के बीच में होती है तो प्री मैच्योर्ड डिलीवरी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वस्तु तो होता यह है कि जीवितता की दौड़ में जो मजबूत होता है, जो स्ट्रॉन्गर होता है, वो जीत जाता है, जो कमजोर होता है वो हार जाता है। ये सब शारीरिक रचना इस तरह से होती है कि ये अपने आप चीजें हो जाती है, ना चाहते हुए भी अबॉर्शन हो जाते हैं, ना चाहते हुए भी प्रीमेच्योर डिलीवरी हो जाती है। इसलिए बेहतर है कि हम ऐसी स्थिति उत्पन्न ही नहीं होने दें। इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें गर्भकाल के दौरान गर्भवती महिला की सही देखरेख, उसे सही वातावरण देना है, उसे सही पोषण देना है, ताकि वह अपने स्वयं और अपने बच्चे का सही पोषण कर सके। तो दोस्तों, आज के वीडियो सेशन में इतना ही। आज के वीडियो सेशन में हमने जाना कि गर्भवती महिला के लिए पोषण का महत्व क्या होता है। यह भी जाना कि तिरंगा थाली के माध्यम से हम अपने प्रतिदिन के आहार में सभी पोषक तत्वों का होना से सुनिश्चित कर सकते हैं। पोषक तत्वों की कमी से क्या हानियां हैं, क्या खतरे हैं, ये भी समझें। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि गर्भवती महिला को प्रतिदिन वास्तविक मात्रा में कितना आहार लेना चाहिए, वास्तविक मात्रा में कितना पोषक तत्व उसके भोजन में होना चाहिए। इन सब चीजों को हम तालिका के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी रहा होगा। तो इस चैनल को तत्काल सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, वीडियो सेशंस के द्वारा आप लोगों को जो जानकारी दी जा रही है उसके सोर्सेस हैं हमारे WHO, यूनिसेफ, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ MP और NCBI बथेस्दा USA की वेबसाइट। हम इन सब के आभारी हैं और धन्यवादी हैं।